इसके बाद है इजिन मेथड। तो इजिन मेथड क्या काम करता है? इजिन मेथड पर्टिकुलर जो स्पेसिफाइड वैल्यूज़ होती हैं इनको चेक करता है डेटा फ्रेम में, और जहाँ जहाँ पर ये मौजूद होते हैं वहाँ पर ये ट्रू प्लेस करता है, और जहाँ मौजूद नहीं होते हैं ये वैल्यूज़ उनकी जगह पर ये फॉल्स प्लेस करता है। और इसका एक नया डेटा फ्रेम आपको यहाँ से बनता हुआ दिखता है, जो कि इस डेटा से अलग होता है, लेकिन बस उसकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं ट्रू फॉल्स से। जहाँ पर 50-40 होंगे वहाँ पर ट्रू दिखाई देगा इसमें, और जहाँ पर नहीं होंगे तो वहाँ पर फॉल्स दिखाई देगा। ये चीज़ होती है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर प्रिंट करते हैं डेटा फ्रेम को, तो ये देखिए जहाँ पर 50 और 40 है वहाँ पर आपको ट्रू मिल रहा है, बाकी जगह फॉल्स मिल रहा है। इसके बाद है इज एन ए मेथड। तो इज एन ए मेथड का काम होता है, जो आपका डेटा फ्रेम होता है उसमें जहाँ पर नल वैल्यूज होती हैं वहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करता है, और बाकी जगह पर ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो 17 नंबर 27 91 ये जो सेल हैं, ये जो रो हैं, इनमें जो नल वैल्यूज है वहाँ पर आपको ट्रू दिखेगा। तो देखिए 17 नंबर 17 यहाँ पर आपको ट्रू दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर नल वैल्यूज थी। वहीं 27 पे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ट्रू दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर आपकी नल वैल्यूज थी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं नल वैल्यू की। तो इस नल मेथड, इसका काम होता है जो आपके नल वैल्यूज होते हैं डेटा फ्रेम में वहाँ पर ये ट्रू प्लेस करता है। तो ये सिमिलर है जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इज एन ए। तो इज एन ए में क्या होता है, जो नॉट ए नंबर होता है उसकी जगह पर ये ट्रू वैल्यू प्लेस करता है, बाकी की जगह पर ये फॉल्स करता है। तो इसमें अगर कहीं पे स्ट्रिंग लिखी हुई है तो नंबर नहीं है तो वहाँ पर भी ये ट्रू रखेगा, लेकिन इस वाले में क्या है, जो नल वैल्यूज होती हैं वहीं पर ये ट्रू रखता है। तो यही दोनों में अंतर होता है। इसके बाद है आइटम्स मेथड। तो ये जो आइटम्स मेथड होता है इसके ज़रिए हम डेटा फ्रेम के आइटरेटर ऑब्जेक्ट को जनरेट करते हैं, और उससे हम जो कॉलम की लेवल है और उसके कंटेंट को रिटर्न कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने df.items इसके ज़रिए आइटरेटर ऑब्जेक्ट बनाया, जनरेट किया, और उसमें हम फॉर लूप लगा देते हैं x y। ये वेरिएबल हैं जो कि इसकी चीज़ों को एक्सेस करते हैं। तो जहाँ पर x जो है वो लेवल को और y उसके कंटेंट को एक्सेस करता है। इसकी वजह से ये जो आपका डेटा फ्रेम है इसके सारे कॉलम का डिटेल आपके सामने आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखें तो इसमें आपका डेटा फ्रेम में यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। तो ये डेटा फ्रेम है जिसमें आपको 2 कॉलम दिख रहे होंगे। तो इनकी पहली वाली कॉलम की डिटेल यहाँ पर आ गई, और दूसरी वाली कॉलम की डिटेल यहाँ पर आ गई। ठीक, और यहाँ पर इसका नेम भी दिया है, नेम क्या है, फर्स्ट नेम, और डी टाइप के ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें भी इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं डेटा फ्रेम। इस डेटा फ्रेम को आइटरेटर ऑब्जेक्ट में जनरेट करके उसकी चीज़ों यानी कि उसके कॉलम्स की डिटेल, कॉलम के कंटेंट और कॉलम के लेवल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आइटर आइटम्स। तो इससे पहले जो हम लोगों ने आइटम्स मेथड के बारे में पढ़ा था, सेम वही काम यहाँ पर आइटर आइटम्स भी करता है। ये भी एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट जनरेट करता है जिसमें हम फॉर लूप लगाकर उसकी चीज़ों को, यानी कि जो कॉलम्स होती हैं उसके लेवल और उसके जो डिटेल होती है, कंटेंट होता है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको सेम आउटपुट देखने को मिलता है। तो चाहे आप आइटर आइटम्स का इस्तेमाल करिए या फिर आप केवल आइटम्स का इस्तेमाल करिए, जो कि आपने यहाँ पे देखा। इसके बाद आइटर रोज़। तो ये आइटर रोज़ भी एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट जनरेट करता है, और इसमें हम लोग रोज़ के अलॉन्ग आइटरेट कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे करते हैं इसको देखते हैं। सेम तरीका जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, फॉर लूप के ज़रिए हम इस आइटरेटर ऑब्जेक्ट से वैल्यूज़ एक्सेस करते हैं। इससे जो बनाया गया जो आइटरेटर ऑब्जेक्ट है उसमें रोज़ के ज़रिए रोज़ के अलॉन्ग हम लोग डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं। ये आउटपुट दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा लेते हैं ताकि सही से दिखाई दे डेटा फ्रेम। तो ये डेटा फ्रेम है आपका, और इससे जो आपका जो आइटरेटर ऑब्जेक्ट जनरेट होगा उसके रोज़ को एक्सेस करेगा अगर इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बार ये इस रो के अबाउट आइटरेट करेगा इस रो पर। तो इसको यहाँ से आपने क्या लिखा, रो, और रो में आपने क्या दिया, फर्स्ट नेम आपने कॉलम दिया। तो फर्स्ट नेम में इस रो पर जो वैल्यू है सैली वो एक्सेस होके आ जाती है। उसके बाद सेकेंड रो में ये वही काम करेगा। तो इस फर्स्ट नेम में
इस रो के अंदर कौन सी वैल्यू, मैरी, तो ये आ जाएगी। उसके बाद ये जो तीसरी रो है, सेकंड इंडेक्स वाली रो, यहाँ पर इस कॉलम के अबाउट ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरीके से ये हम लोग एक्सेस करते हैं। अब यहाँ पर आपको इसका यूज होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर 2 वेरिएबल देने ज़रूरी होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं, इसको भी आप बदल सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, लेकिन 2 होने चाहिए। और ये रो का काम करता है, इसलिए आपको यहाँ अगर रोज से चीज़ों को एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे रो देना पड़ता है और इसके अंदर आपको कॉलम नेम या कॉलम का लेबल देना पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं आइटर टपल्स। तो आइटर टपल्स मेथड का क्या काम होता है, ये भी एक आइटेटर ऑब्जेक्ट जनरेट करता है, जिसके अंदर हम लोग फॉर लूप लगाकर आइटेट कर सकते हैं और हर एक रो को टपल के रूप में एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि आपको इससे टपल मिलेगी, हर एक रो को जो आप प्रिंट करेंगे तो आपको टपल मिलेगी। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इससे तो आपको एक आइटेटर ऑब्जेक्ट मिला और फॉर लूप इसके अंदर आइटेट कर रहा है इस वेरिएबल की मदद से। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा, हर एक जो रो है वो टपल के रूप में दिख रही होगी। ये देखिए टपल है, जहाँ पर आपको इंडेक्स की वैल्यू इंडेक्स 0 और फर्स्ट नेम में सैली और एज में वैल्यू कितनी 50 है। तो ये पहली टपल हो गई, दूसरी और ये नीचे तीसरी। इसके बाद ज्वाइन मेथड। तो ज्वाइन मेथड सिंपली 2 डेटा फ्रेम के कंटेंट को ऐड करने का काम करता है। जैसे कि एक डेटा फ्रेम आपका इस डेटा से बनेगा, दूसरा डेटा फ्रेम इस डेटा से, तो ये डेटा फ्रेम बन गए df1 df2 और दोनों को ऐड करने का काम कर रहा है ज्वाइन मेथड। तो df1 पे ज्वाइन मेथड लगाया और इसमें पास कर दिया df2, तो df1 df2 से ज्वाइन हो जाएगा। यानी कि ये वाली चीज़ जो df2 की है ये df1 से जाके ऐड हो जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आपको न्यू डेटा फ्रेम दिखेगा ज्वाइन होने के बाद। इसमें आपके तीनों डेटा आपको दिखेंगे। तो नेम और एज वाला जो है वो df1 का डेटा है और क्वालिफाइड जो डेटा है वो df2 का डेटा है। इस तरीके से ज्वाइन मेथड से हम 2 डेटा फ्रेम के कंटेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है लास्ट मेथड। लास्ट मेथड जैसे फर्स्ट मेथड था जो रिटर्न कर रहा था फर्स्ट 5 रोज़ को, वैसे ही लास्ट मेथड जो होता है लास्ट 5 रोज़ को रिटर्न करता है। रिटर्न द रोज़ आफ्टर लास्ट 5 डेज़। तो यहाँ से एक डेटा बना हुआ ये डेटा है। फिर उसके बाद हम लोग इससे डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो डेटा फ्रेम में हम लोग इस डेटा को पास करते हैं और इंडेक्स बनाते हैं इस डेटा को एज इंडेक्स के रूप में। फिर उसके बाद यहाँ से लास्ट 5D जब हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो लास्ट जो है जो डेट है, डेट और उसके डेटा के साथ ये लास्ट वाली चीज़ें आपको लास्ट 5 वाली चीज़ें दिखाई देंगी लास्ट डेट के साथ साथ। तो ये लास्ट डेट है 31, 30, 29, 28, 27, ये लास्ट 5 डेट है और इनके अबाउट जो लास्ट वाला जो डेटा था इतना, ये भी आपको इसी के साथ दिख रहा है। तो ये लास्ट मेथड होता है लास्ट 5 रोज़ को डिस्प्ले कराने के लिए, एक्सेस करने के लिए। इसके बाद है एली मेथड। तो एली मेथड वैसे ही है जैसे हम लोग जीई और जीटी मेथड को पढ़ रहे थे, जहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन था। इस तरीके से हम लोग वैल्यू को कंपेयर करते थे, इस वैल्यू को जो हम लोग पास करते हैं एली मेथड में, जो कि इस डेटा फ्रेम के जो आइटम्स उनके साथ कंपेयर करता है। और जहाँ पर ये कंपेरिजन हो जाती है लेस देन की, मतलब ये 10 लेस देन 7 है, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी तो है लेस देन नहीं है, तो यहाँ पर आपको फॉल्स मिलेगा, यहाँ पर भी आपको फॉल्स मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रू मिलेगा।